बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर बोधन के इस बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो इंतखाबी जलसे आम मुनक़्क़द किया गया है उसमें आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 11 तारीख़ के दिन आप लोग मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए ताकि एक नए बोधन की तामीर हम लोग कर सके जो ना सिर्फ पुरअमन होगा बल्कि बोधन के हर वार्ड में डेवलपमेंट और तरक्की के काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके दिखाना चाहती है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 24 उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नाम हैं वार्ड नंबर 2 से सैयद सलमान अतहर साहब, मोहतरमा अर्शी अंजुम साहिबा वार्ड नंबर 3 से, वार्ड नंबर 5 से जनाब समीर हुसैन साहब, वार्ड नंबर 6 से जनाब शेख हाजी बाबा, वार्ड नंबर 7 से मोहतरमा इरफाना फिरदौसा साहिबा, वार्ड नंबर 8 से रज़िया बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 9 से अलीमुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 12 से अलीमुद्दीन रज़ा साहब, वार्ड नंबर 13 से रवि साहब, वार्ड नंबर 17 से इब्राहिम खां साहब, वार्ड नंबर 18 से मीर इलियास अली साहब, वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा इशरत फ़ातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा रेशमा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 21 से जनाब अब्दुल रशीद साहब, वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद सनाउद्दीन साहब, वार्ड नंबर 23 से रेशमा सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अंसार अहमद साहब, वार्ड नंबर 28 से मोहतरमा नसीमा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 30 से मोहम्मद वलीउद्दीन, वार्ड नंबर 31 से मोहतरमा उज़मा बेगम, वार्ड नंबर 32 से जनाब मोहतरमा वसीम सुल्ताना साहिबा, 34 से शेख इफ्तिखार, 36 से मोहतरमा लतीफ़ा बेगम साहिबा, 38 से मोहतरमा कहकशा कौसर साहिबा, और एक ताईदी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 23 से मोहतरमा रेशमा सुल्ताना साहिबा। इनका निशान मशीन का है, माबाकी पूरे 24 उम्मीदवारों का निशान पतंग का है। और आप लोग जानते हैं कि इस बार मशीन नहीं है, बैलेट पेपर के ऊपर पतंग के निशान पर आपको मोहर लगाकर उस बैलेट पेपर को उसी तरह मोड़कर बैलेट के डब्बे में डालना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक वोट को कीमती समझिए और याद रखिए इलेक्शन सिर्फ बल्दिया का नहीं है या छोटा इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी के साथ यहाँ पर अगर कामयाब करेंगे तो बोधन में जो मुख्तलिफ वार्ड्स में आज जो तरक्याती कामों के लिए वो वार्ड्स तड़प रहे हैं, उन तमाम तरक्याती कामों को अंजाम दे पाएंगे। और एक बात याद रखिए आप कि अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि आने वाली नस्लें ऐसे लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगी जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, आपका वोट
फ़िरका परस्ती को शिकस्त देगा। आपका वोट आपकी सियासी क़ियादत को मजबूती अता करेगा। आपका वोट बोधन में आपके वोट्स के ज़रिए से आपकी एक मुकामी सियासी लीडरशिप को बनाएगा। आपका एक एक वोट पैगाम देगा उन तमाम नाम निहाद सियासी पार्टियों को जो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर बरसों से आवाम को ठग रहे हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये इलेक्शन बड़ा अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज कम से कम हमारा 85% होना चाहिए। याद रखिए, अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 85% होगा तो यकीन जानिए इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से अरकान बल्दिया को मुंतखब करेंगे। मजलिस यही चाहती है कि ज़मीनी सतह से आपकी एक लीडरशिप बने और ये इलेक्शन उस लीडरशिप को बनाएगा। और हो सकता कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी यहाँ से आपके उम्मीदवार कामयाब हो जो मजलिस से वाबस्ता रहकर बरसों नहीं बल्कि कई 20-25 साल तक इंशाअल्लाह ताला वो ना सिर्फ बोधन की, वो ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, बल्कि हो सकता है कि वो आगे बढ़कर ऐवान असम्बली में भी आपका नुमाइंदा बनकर चला जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत से मसाइल हैं। मुझे बताया गया कि जनाब बाबू खान साहब मरहूम जब MLA थे, समी साहब बता रहे थे कि उस ज़माने में इंडस्ट्रियल एरिया में 500 मैकेनिक को जो ज़मीनें दी गई थी उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आप जानते हैं कि इतना बड़ा पुराना मसला है, मगर अभी भी हल तलब है। और उससे बड़ा मसला निज़ाम शुगर फैक्ट्री का है। मैं आज वहाँ पर पैदल दौरा कर रहा था तो किसी एक छोटी सी होटल के सामने एक टेबल पर 4-5 लोग बैठे थे। मुझे इलियास साहब सदर बोधन मुझे बोले कि साहब इन लोगों से मुलाकात करिए, ये बहुत पुराने लोग हैं। जब मैं 5 मिनट उनके साथ ठहर कर उन लोगों की ज़बानी गुफ्तगू और उनकी तड़प को सुना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे अंदाज़ा था इस बात का, मगर जिस तड़प के साथ और जिस कर्ब और तकलीफ़ के साथ उस साबिक़ा मुलाज़िमीन ने जो निज़ाम शुगर फैक्ट्री को अपना सब कुछ दे दिए, उन्होंने मुझसे कहा कि हमको कोई VRF भी ले लिया तो उसको पैसे नहीं मिले, कोई नहीं लिया तो 6-6 साल से उसको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और फिर वो कह रहे थे कि उनके पास चाय पीने के पैसे नहीं है, चाहे वो यहाँ की शुगर फैक्ट्री हो, मेदक की हो या मेटपल्ली की हो। मुझे अफसोस होता है कि तेलंगाना बनने के बाद BRS पार्टी ने वादा किया, वो वादा निभा नहीं सके। 2023 के असेंबली इंतखाबात के वक्त कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और करीब 3 साल 2.5 साल का अरसा हो चुका है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री का मसला एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है। और हम हुकूमत से और ख़ास तौर से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो खुद पर्सनली बज़ाते खुद इस मसले का हल तलाश करें। वो जो गरीब एम्प्लॉइज़ आज भी जिंदा हैं, बोलते 120 लोग अभी हैं, कम से कम उनकी ज़िंदगी में इस मसले को हल किया जाए ताकि उनसे इंसाफ मिल सके। जो बरसों इस फैक्ट्री में लगा दिए, आज इस उम्र में वो पहुंच चुके हैं कि आज उनको हुकूमत की मदद की बेहद ज़रूरत है। मैंने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, ऐवान असम्बली में भी और ऐवान असम्बली के बाहर भी इस मसले को उठाएंगे और हम उनके साथ बराबर ठहरे थे और ठहरे रहेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जाकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके इन गरीबों के इंसाफ का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से करूँगा।
मगर इन पार्टीज को याद रखना चाहिए, चाहे वो टीआरएस हो या कांग्रेस हो, इख्तिदार में आने से पहले आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, मगर इख्तिदार में आने के बाद आपने इन तमाम गरीब लोगों के मसाइल को आप भूल गए। मगर याद रखिए, जो भूल जाते हैं इख्तिदार में आने के बाद, वो गरीब अवाम, दोबारा असेंबली का इलेक्शन होगा तो फिर वो भी उन पार्टियों को भूल जाती है। इसीलिए ताकि वो गरीब आपको ना भूले, कम से कम आपके पास वक्त है, आप उनसे इंसाफ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि नित नए तरीके से परेशान किया जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को भी। अब तो हद हो गई कि नॉमिनेशन इलियास साहब डाले तो जो साहब कांग्रेस से चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो इलियास साहब के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कराना चाहते थे, मुस्तरद कराना चाहते थे। किस बुनियाद पर? कि उन्होंने मलगी छोड़ दी बल्दिया की, मगर उसका लेटर उनके पास नहीं आया। इलियास साहब मुझसे राब्ता किए, मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर से या सेक्रेटरी से बातचीत की, पूरे उनको कानूनी दलाइल उनको बताया। यहाँ पर भी इलियास साहब की कानूनी टीम सही काम किया, मगर अफसोस इस बात का है कि कमिश्नर लेटर लिख कर दे रहा है तो जो साहब कमिश्नर जो यहाँ पर चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो बल्दिया के दफ्तर में घुसकर जो लेटर लिखकर दिया जा रहा था उसको फाड़ते हैं। मैं उन जनाब से कहना चाहूँगा, याद रखो, कागज फाड़ने से कोई फर्क नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को तुम्हारी फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। तुमने इलियास का कागज फाड़ा, हम तुमको फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। और मैं जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब को भी बोल रहा हूं, इन्हों आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस बच्चे पे। इन्हें बोल रहा है कि मैं चाचा को हटा के इलेक्शन लड़ने वाला हूं 28 में, तो आप देख लो, उसको गौर कर लो। आप बोल रहा हूं ना, हमको सब मालूम होता उनके घर में कौन सी तरकारी पकड़ी, इलियास को मालूम हो रहा। और फिर ये मस्जिद नादी अली की 5 एकड़ जमीन पे कब्जा करके कौन बैठे, उसको समी साहब और जिम्मेदारों ने जाकर कैंसिल करवाया था। क्यों नहीं जमीन छोड़ते आप? जमीन छोड़ो, वक्फ की जमीन है वो, मगर आप उसको हाई कोर्ट में वहां पर आप उसको लड़ रहे हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा के पास रेलवे गेट का आरोपी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बहैसियत रुकने पार्लिमान के मुझसे जो होगा मैं नुमाइंदगी करूंगा मरकजी वजीर रेलवे से, ताकि यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज का काम किया जा सके। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मजलिस के जिम्मेदारों को टिकट नहीं मिला। मेरी बाज़ हजरात से मुलाकात हुई, वो मुझसे आकर मिले और मुझसे उन्होंने शिकायत भी की कि हमको टिकट मिलना था साहब, सही तरीके से मालूमात नहीं हासिल की गई हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी शिकायत मैं सुना हूँ, मगर उन्होंने मुझे इस बात का तयक़ुन दिया है कि यकीनन हम इंसान हैं, हमको टिकट नहीं दिया गया तो हमको तकलीफ़ है, मगर जमात से हम कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वो काम करते रहेंगे। मैं फिर से अवामी जलसे में खड़े होकर राशिद साहब से, एजाज साहब से, खदीर साहब से, नवीद रजा साहब से और खिजर से फिर से कह रहा हूँ कि आप पार्टी से वाबस्ता थे और पार्टी से वाबस्ता रहेंगे। आप पार्टी के लिए काम करिए। अगर बल्दिया का इलेक्शन का टिकट नहीं मिला तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको देगी, ताकि आप पार्टी को मजबूत कर सकें। और जो लोग बीआरएस और कांग्रेस में बैठ के
ये ख्वाब देख रहे हैं कि कुछ करेंगे, याद रखो जालिमों, बिल्ली के ख्वाब में खाली छिछड़े होते, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर ये समझ रहे कि ऐसा होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। मगर एक अजीब पोजीशन मेरा हो चुका है, जो हार गए उनको मेरे से तकलीफ, जो जीत गए उनको मेरे से परेशानी, नु आगे बढ़ रहे। अब मेरे पास इन दोनों के इलाज के लिए जिंदा तिलिस्मात नहीं है, सियासी जिंदा तिलिस्मात अभी इजाद नहीं हुई है। मगर हम ये बात वादा कर रहे हैं कि आज जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पे बैठकर जो खेल खेल रहे हैं, याद रखो सऊद्दीन ओवैसी सबको माफ करने को तैयार है। मगर अल्लाह ने मुझे थोड़ी सोच समझ दी है, मैं माफ जरूर कर सकता हूं मगर भूलता नहीं हूं तकलीफ को। याद रखो, आज आप तकलीफ दे रहे हैं तो मैं भी इस मौक़िफ़ में आज कहना पड़ रहा है कि 28 में क्यों ना मैं सम इलेक्शन लड़े, क्यों ना लड़े असेंबली का इलेक्शन, क्योंकि लड़ना हर पार्टी को है। वैसे तो मैं हर जगह बदनाम हूं, इन वहां जाके लड़ते, यूपी में बिहार में जाके लड़ते। ठीक है प्यारे, आप ही बोले थे ना यूपी बिहार गए, बोधन से भी लड़के बताएंगे। और आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले जनाब अहमद पाशा कादरी साहब भी, अब एम.ए. बासित साहब 89 में, और फिर पाशा भी लड़े थे, अहमद पाशा कादरी साहब भी इलेक्शन लड़े थे। लंबा गैप हो गया अब, और ये बच्चे बहुत बड़े हो गए, और ये बच्चे किसी को सुनने वाले नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे 11 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला बैठकर बात करेंगे। अब तो मुख्तार साहब भी आ गए, जवान दिख रहे मुख्तार साहब, आप बहुत मेहनत किए, मुझसे मुलाकात की आज, मुझे भी अच्छा लगा पुराने लोगों को देखकर, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में समी साहब का, मुख्तार साहब का, अलीम साहब मुखालिफत में इलेक्शन लड़ रहे, कोई बात नहीं, लड़िए, आप हारेंगे मगर हमारे दिल में आपकी इज्जत है, रहेगी हमेशा ताला। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। इब्राहिम साहब आजकल मालूम हुआ निजामाबाद में रह रहे, तो ऐसे चाउश थे माशाल्लाह, वो तो आने उनकी ज़ईफ़ी में ऐसा लगता था कि वो 16 साल के, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। बहरहाल इन तमाम बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज, हाँ, अरे हाँ, मरूम बाबर, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, उसका चेहरा कभी दिमाग से और आँख से नहीं निकलता। आने इतना मेहनती आदमी, मगर उसको भी ज़िंदगी में बहुत लोग तंग किए, उनकी फैक्ट्री पे धावा दलाए। बहरहाल जो भी किए उनको सिला दुनिया में ही मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा जो तकलीफ दिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि अब इस मौके को ज़ाये जाने मत दीजिए। एक बेहतरीन तारीखी मौका आपके पास आया है कि बोधन के मुकद्दर के फैसले आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, बशर्ते कि आप इस बात को ठान लें कि मजलिस के सिर्फ 24 उम्मीदवार नहीं है, बल्कि हर वोटर मजलिस का उम्मीदवार है। ये जिम्मेदारी आप तमाम की है, और मैं अपनी माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बिहार में जब मजलिस के दोबारा 5 रुकनी असम्बली अल्लाह के फजल और करम से और सीमांचल की जनता की दुआओं की वजह से कामयाब हुए। अखबारात ने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि पूरे बिहार में 5 ऐसे असम्बली के हल्के थे जहां पर खवातीन का जो वोटर लिस्ट में नाम था 90% खवातीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वो 5 असम्बली हल्के जात में से 3 मजलिस के एमएलए मुंतखब हुए, 5 में 3 जो मजलिस के एमएलए मुंतखब हुए, वहां पर खवातीन ने 90% अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि बोधन में भी इंशाअल्लाह ताला वही तारीख को दोहराया जाएगा कि हमारी माँ और बहनें पहले से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। मैं बोधन के उलमाए कराम से भी अपील कर रहा हूँ कि आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए, सरपरस्ती करिए,
मैं बोधन की सरजमीन पर यकीनन अहले दिल भी रहते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप रात के अंधेरे में जब उठकर अपने रब को मनाते हैं, आप इस गरीब और इस जमात की कामयाबी के लिए भी दुआ फरमा दीजिए कि हमको कामयाबी मिले। हमको कामयाबी इसलिए मिले कि हम बोधन को अच्छा कर सके, हमको कामयाबी इसलिए मिले कि ज़मीनी सतह से मुस्लिम अक़लियत के और दलितों की लीडरशिप बनकर उभरे। अल्लाह हमको कामयाब इसलिए करे ताकि यहाँ पर बोधन में अमन को और मजबूत किया जा सके, ताकि हम वफ़ की ज़मीनात की हिफाजत कर सकें, ताकि हम मस्जिदों को हिफाजत कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज़ आपको और हमको मिलकर करना है। मुल्क के कोने कोने में जो हालात हो रहे हैं उससे आप और हम वाकिफ हैं कि किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से एक जानवर को दिखाकर वहां पर एक वहशियाना सलूक इंसानों से किया जाता है, उनको मार मार कर उनकी जानों को लिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, शख्सियत कोई माने नहीं रखती मजलिस में, इज्तिमाइयत हमेशा माने रखती थी। लोग आएंगे और चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी। कल कोई बोधन के सदर थे, आज बीआरएस से लड़ रहे हैं, मुझे उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मगर याद रखिए आप मजलिस के प्लेटफॉर्म को छोड़कर मुखालिफ मजलिस की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उस वार्ड में आज दौरा किया हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। याद रखो, कोई साबिका सदर होगा, मगर जो इज्जत और पहचान मजलिस से अल्लाह अता करता है, वो जमात को छोड़कर वो इज्जत और रोब दबदबा कोई हासिल नहीं कर सकता है। ये तारीख गवाह है। मैं खड़े होकर आपसे कह रहा हूं, मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, मेरी ताकत, मेरी मकबूलियत, मेरी इज्जत अल्लाह ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दी है। मैं मजलिस में नहीं हूं तो मजलिस का कुछ नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी नहीं रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आप ये भी जानते हैं कि बाज लोग हैं, चावल का कारोबार है और डर लगता है, चावल खाने का है तो खिलाओ, डरते कई को। अगर तुम ये समझ रहे कि अरबाबे मुजाज या बरसर इख्तिदार के लोगों के साथ रहे तो कारोबार चलता, प्यारे कारोबार चलता अल्लाह के हुक्म से, कोई एमएलए मिनिस्टर की तरफ से नहीं चलता है। रब अगर जिसका साथ देगा तो दुनिया का शैतान या कोई शैतान का एजेंट कुछ नहीं कर सकता। देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो लोग कहते थे ये गरीबों की जमात है, ये रिक्शे वालों की जमात है, ये अनपढ़ लोगों की जमात है, फिर जब जमात तरक्की करती गई तो लोगों ने कहा ये तो पुराने शहर के ब्रिज के उस पार की जमात है। जमात जब आगे तरक्की करती गई तो बोला गया नहीं नहीं, ये छोटी जमात है, ये नाम तो कुल हिंद है मगर सिर्फ हैदराबाद की हद तक महदूद है। मगर जब चेयरमैन बोधन में मुनक्कद हुआ तो बोले हाँ एक दो जगह बन गए। जब आगे बढ़ते गए, जब पूरे हिंदुस्तान में मजलिस का हरा परचम लहराना शुरू कर दिया, जब बिहार में मेले मुंतखब हो गए, महाराष्ट्र में मुंतखब हो गए, तो बोले इन्हों बी टीम है, इन्हों बी टीम है, तो इनको आप कुछ नहीं कर सकते। बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, डी टीम बोलो, क्या क्या बोलते बोलो, तुम सीटी बजा लो, गो करते कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही के, मैं अपनी जमात के परचम को लेकर, भारत की आइन पर मुझे अटूट भरोसा है, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल है। मैं अपनी जमात के पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी आंख बंद होने से पहले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतों में मजलिस के अरकान बल्दिया, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, रुकने पार्लिमान मुंतखब हो। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं
कामयाबी मिले या ना मिले, मगर अल्लाह जो हमको इज्जत से नवाजा, इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत और पूरी प्रोग्राम और प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहा तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, 4 चले गए, मगर अल्लाह ने बता दिया कि जो लोग मंजलिस के एमएलएस को तोड़े थे, जिल्लत और रुसवाई और शिकस्त उनका मुकद्दर बन गया। तेजस्वी लालू का बेटा हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा। और सुन लो, जो लोग मंजलिस छोड़कर जा रहे, तुमको अगर आज इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, इसलिए कि तुम्हारे माथे पर एक ठप्पा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इसलिए तुमको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर जिन्होंने 4 एमएलएस को तोड़ा, 3 को टिकट नहीं दिया। कोचा दामन के हाजी साहब, मुझे मालूम हुआ तो मैंने उनके बेटे को फोन किया, गुड्डू बाबू को। मैंने कहा, गुड्डू बाबू सलाम अलैकुम, मैं मिलना चाहता हूं आपके वालिद से। वो मेरे पास आए गुड्डू बाबू, बोले कि साहब कब आएंगे? मैंने कहा शाम में आऊंगा। हाजी साहब के पास गया, बैठा, उनसे बात किया, उनसे शिकायत किया, मुझसे शिकायत किए। बाद में आप देखते कि कोचा दामन से जिसको टिकट गठबंधन ने दिया था और मजलिस के एक नौजवान उम्मीदवार ने एक पुराने साबिक़ा एमएलए को कम से कम 30-35 हजार वोट से शिकस्त दे दी। जो लोग मजलिस को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 एमएलए को लिए, 1 को टिकट दिए, 3 को नहीं दिए। और जिसको टिकट दिए, जो कि हार्ट एक असेंबली का हल्का है, वहां पर हमने अपने उम्मीदवार को उतारा, मुर्शिद आलम को। और अल्लाह ने, अल्लाह का निजाम देखिए, जिसने मजलिस से गद्दारी की, अवाम को धोखा दिया, वो शख्स 4थे नंबर पर आ गया। जमानत जब्त हो गई उसकी। 2 भाई मिलकर इलेक्शन लड़े। बड़ा भाई कोई और पार्टी से, छोटा भाई जो इलेक्शन के वक्त आकर माजिद साहब के सामने रोककर कहा था कि मेरे को टिकट दिलाओ। दोनों भाई हार गए। जनता ने बता दिया कि खानदान वानदान कुछ नहीं है। जब अवाम वोट डालने जाती तो खानदान को पानदान बना के थूक के जाती उसके ऊपर। जनता ने बता दिया कि जो मुखलिस होगा हम उसका साथ देंगे। तो मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी खिदमत करेंगे, बहैसियत खादिम के तौर पर बोधन की आवाम की खिदमत करेंगे। वो कभी भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे दलित उम्मीदवार भी हैं, आदिवासी उम्मीदवार भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, मजलिस के जिम्मेदार भी हैं। मगर एक ट्रेलर हो चुका है, किस तरह इलियास साहब के नॉमिनेशन को रोकने के लिए कोशिश की गई। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन एक कोर्ट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पर आप मोहर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि आज आप देखते ये हैं कि मुल्क में जो हालात हैं, और खास तौर से बीजेपी जो 11 साल से इख्तिदार पर है, बीजेपी इस मुल्क में बजाय लोगों में एतमाद पैदा करे, शक को आम कर दिया। नरेंद्र मोदी 11 साल से वजीर आजम है, बजाय इसके कि झूठ को खत्म करे, उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके कि लोगों में एतमाद पैदा हो, भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को।
क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है, वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो चंद्रबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदाद शुमार उनको नजर आ रहे हैं, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है, तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दी हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार देंगे कि मजहब तब्दील किया जा रहा है। आप बताइए, ओडिशा में बीजेपी की जब से सरकार बनी है, एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है? मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है, तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए, वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। करे कोई बंगला जबान बोलता बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया, और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं आ रहा है सिर्फ बीजेपी वालों को? अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर रहने वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने अपने इस पब्लिक स्कूल की तेलुगु की एक पोएम सुना था, देश मट्टू मट्टी का दो, देश मट्टी मन मंचुलो। मैं सुना था, ये शायद तेलुगु का तलफ़ुज़ गलत होगा। हमारे तेलुगु के टीचर थे, सामा शिवराव साहब, सिखाते थे हमको। देश की मट्टी तो जमीन पर रहने वालों से है ना, मगर उससे मोहब्बत नहीं। हर जगह आप देख लो। अने आप बताइए, सोमनाथ की मंदिर पर यकीनन हमले हुए, उससे कोई इनकार नहीं कर सका, तारीख का हिस्सा है। मगर भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि उसमें कौन लोग थे आज देश में रह रहे। अरे 1100 साल पुराना वाकया, उन्हें कौन उसका जिंदा है क्या मालूम। मगर गोलवालकर, ऐसा हो रही, गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो?
माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरवा ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये आरएसएस बड़ी मोहब्बत के दावे करते, यूजीसी का रेगुलेशन बनाए। रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर कोई बैकवर्ड क्लास का बच्चा, दलित, अकलियत, आदिवासी बच्चों से नाइंसाफी होगी तो उसका तरीक़ेकार ये होगा। पूरे मुल्क में एक तूफान मचा दिए, इसमें बीजेपी तूफान मचाई। टीवी पे जितने 6 बजे से लेके शाम में 9 बजे तक जो लोग बैठ के ज्ञान बांटते, खाली ज्ञान बांटते, यहाँ जीरो रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं जानता हूं लोगों को। नहीं, कैसा होगा? उनसे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मसला गया। मोदी सरकार जो रेगुलेशन निकाली यूजीसी का, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके आप। बताइए आप क्या होगा? और सुनो आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, तुम भारत से राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करते हो ना। इस देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है या ट्रंप है? बोलो। ट्रंप अमेरिका में बैठकर गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वहां से लो। अबे तू होता कौन है भाई? तू अमेरिका का सदर है, हमको बोल रहा उन्हें, तो मोदी जी बोल रहे यस प्लीज। अरे तेल भी हम नहीं ले सकते। आरएसएस वालों बोला ये देशभक्ति है। क्या अमेरिका इंडिया को इररिलेवेंट नहीं कर दे रहा है? बताइए आप। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से, मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरेवन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज, टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने। ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे? बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को? मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर
अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, घुस जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है, घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ, फौज का जनरल पुकार पुकार कर कह रहा था और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते ये लोग? चीन को नहीं डराते। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास, ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, एसआईआर होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, नहीं लो। आप बताइए, आप बताइए क्या हाल है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलना तो बहुत चाहता हूं मगर निजामाबाद भी जाना है। आखिरी बात बोल के जा रहा हूं, मजलिस का चेयरमैन बनना जरूरी है। क्यों? बोधन की तरक्की के लिए, बोधन के अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, मगर एसआईआर के लिए भी जरूरी। याद रखो मेरी इस बात को, मैं 6 महीने पहले तकरीर में बोला था पासपोर्ट बनाओ, बोला था आप लोगों को, जो सुने होंगे मेरी बात को, जिसके पास पैसे पासपोर्ट बनाओ। डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसमें एक तारीख लिखी गई कि जो 2002 के बाद पैदा हुए या 87 के महीने के बाद पैदा हुए तो उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन का सर्टिफिकेट, ये 10 डॉक्यूमेंट हैं। याद रखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। आज 11 तारीख को आप वोटर लिस्ट में देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जाइए, ताकि मालूम हो सके कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है। 2002 की वोटर लिस्ट इंशाअल्लाह ताला मजलिस फराहम करेगी आपको, मैपिंग होगी, बीएलओज आएंगे, तो आपका काम यह है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके अब्बा का या आपके दादा का या जो बुजुर्ग का नाम है वो निकाल कर रखें। वो अगर अल्हम्दुलिल्लाह बखैद हयात है, उनका नाम डालना, उसका नाम लेकर उनकी औलाद का नाम डालना, कोई नाम मिस नहीं होना। ये जिम्मेदारी सबकी है। एसआईआर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा यह गैर कानूनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एसआईआर के लिए जरूरी है
कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 डालकर मुस्लिम अकलियत के नामों को डिलीट कराना चाहती है, तो मैं तमाम से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना में जब एसआईआर होगा हमको पहले से ज्यादा चौकस रहकर, क्योंकि अब बीजेपी एनआरसी एनपीआर नहीं करना चाहती। वो इलेक्शन कमीशन से अगर खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया तो उनको कहा जाएगा तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, नागरिक नहीं हो, कागजात लेकर आओ। तो वो वक्त आने से पहले हमको चौकस रहकर, मुत्तहिदा रहकर अपने काम को करना है। मैं तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से ये अपील कर रहा हूं पूरे तेलंगाना के कि वो हर जुमे के खुतबे से पहले 3-4 मिनट एसआईआर पर लोगों को बाखबर कराएं। याद रखो, अगर नाम नहीं आएगा खुदा ना खास्ता तो कल ये लोग बोलेंगे ये लोग भारत के शहरी नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देखो, गोवा का एक एक्स साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको नोटिस आ गई तुम क्या भारत के शहरी हो बताओ। तो ये बहुत जरूरी है, परेशान होकर फिक्र करके खाली बैठना नहीं है, हरकत करना है। मजलिस भी आपकी रहबरी करेगी। हम सबको मिलकर ये कोशिश करना है कि एक एक शख्स का जेन्युइन नाम वोटर लिस्ट में एसआईआर में आए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मेरे को पता नहीं है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन में वोट डालिए, ताकि वो भी एक सबूत आपका रहेगा कि हमने वोट डाला। और जब एसआईआर शुरू होगा तो मैपिंग सही तरीके से होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हमको तैयार करना है तो तैयार किया जाएगा। तो ये बात आपसे कहना था। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां पर आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा सेलफोन की लाइट तो खोलो, जरा पूरे खोलो, पूरे खोलो, डरना ने पूरे खोलो, लाटा पूरे खोलो, यहां भी खोलो, फोन खोलो। अब ये देख के सब उन कागज फाड़े, उनको मालूम होगा 11 को क्या होने वाला है, तो क्या करेंगे डाल के पतंग को।